हेलो दोस्तों, जय हिंद। माय नेम इज कुंवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम जो है वो अर्थ के बारे में सीखेंगे, यानी पृथ्वी के बारे में आज की क्लास में सीखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ, वो ऑलरेडी मैं जो है वो पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ। अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो आप जो है उन वीडियो को देख के ये टॉपिक पे आ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है। अर्थ क्या है? अर्थ जो है अपने अक्ष, सपोज ये अर्थ का एक्सिस है, अपने अक्ष पर सीधी नहीं है। अगर सीधी होती तो क्या होता, हमेशा दिन और रात क्या होती, वो बराबर होती, और नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होती है, हमेशा अंधेरा ही रहता। समझ में आया? पर जो अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ जो है अपने एक्सिस पे थोड़ा सा झुकी हुई है, थोड़ा सा लेटी हुई है। और वो कितना लेटी हुई है? वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, थोड़ा सा झुकी हुई है अर्थ। और वो झुकाव कितना है? वो 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार है? अर्थ अपने एक्सिस पर कितना झुका हुआ है? अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। समझ में? तो ये अगर अर्थ है, अर्थ पे क्या है? अर्थ पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। जो ग्लोब है, ग्लोब पे जो है मैप पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। वो काल्पनिक रेखाएं किस प्रकार से हैं? वो इमेजिनरी लाइन किस प्रकार से हैं? एक लाइन खींची गई इस प्रकार, उस लाइन जो पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची गई, पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। इस ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? इस ऊपर वाले भाग को कहा गया, इस ऊपर वाले भाग को कहा गया उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा गया? ऊपरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर। ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? उत्तरी का, क्योंकि उत्तर में था तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा गया। और जो नीचे वाला भाग था उसे कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर। इतने याद रखेंगे। पृथ्वी ग्लोब में जो है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींची गई। ठीक है, एक्चुअली पृथ्वी पर ये लाइन नहीं है, पर जो ग्लोब में एक इमेजिनरी लाइन खींची गई जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उसको क्या कहा? उसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में, एक ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध। और जिस लाइन ने जो है वो पृथ्वी को दो बराबर पार्ट में बांटा, उस लाइन का नाम क्या था? उस लाइन का नाम था इक्वेटर। इक्वेटर लाइन क्या था? इक्वेटर लाइन या भूमध्य, भूमि के मध्य यानी पृथ्वी के बीच से खींची जाने वाली रेखा, भूमध्य, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने के लिए इसको कहा गया 0 डिग्री। अब अक्षांश देशांतर जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन कंप्लीट पढ़ाऊंगा 0 डिग्री अक्षांश है, देशांतर है, क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? वो है इक्वेटर रेखा। इक्वेटर, दो इक्वल भागों में बांटने वाली रेखा को इक्वेटर रेखा है। इसने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब इसके नॉर्थ में जब हम गए, इसके नॉर्थ में जो है जब हम ऊपर गए, तो ऊपर को ना 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, और इसके ऊपर में जो है एक लाइन इस प्रकार से, ये लाइन हमने यहां से 23 डिग्री ऊपर, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम एक लाइन खींची, और सेम लाइन हमने जो है उस 23.5 डिग्री साउथ में खींची। 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो ये जो इमेजिनरी लाइन खींचेगी, इस रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री से ऊपर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा है? इस रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, मकर रेखा। आप समझ में आया? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन। 23 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है? 23 डिग्री साउथ को वो मकर रेखा कहा जाता है। इतना समझ में
मैं इसे जो है नोट डाउन जरूर करूं। हो गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है सपोज हमारे जो है ये पृथ्वी है, ये क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अभी तो गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, एक अंडाकार शेप में है, पृथ्वी का अंडाकार से है, इसलिए पृथ्वी का जो है आकार को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, पेपर में आता है पृथ्वी के आकार, यानी पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है, पृथ्वी का शेप किस प्रकार का है, वो है जियोइड। याद रखेंगे, जियोइड या अंडाकार, अंडाकार, इतना याद रखेंगे, समझ में। पृथ्वी का आकार क्या है, जियोइड। अब क्या है, अगर हम जो है, ये हो गया ये वाला पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, दिख रहा है, चलो रुको, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये वाला पार्ट हो गया साउथ पोल, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब जब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को अगर तुम मिला दो, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को अगर मिला दो तो ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई है, इसको याद रखेंगे, 12,714 किलोमीटर। कितनी है, 12,714 किलोमीटर, समझ में है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम जो है ध्रुवीय व्यास यानी पोलर डायमीटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, इसको हम पोलर डायमीटर यानी ध्रुवीय व्यास, इसको क्या कहें, ध्रुवीय व्यास, क्योंकि क्या है, किसके सापेक्ष है, ये ध्रुवों के सापेक्ष है, इसको लिए इसको क्या कहा जाता है, पोलर डायमीटर यानी ध्रुवीय व्यास भी कहा जाता है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब जो है, जो इक्वेटर रेखा जा रही थी, इक्वेटर रेखा ये जा रही थी 0 डिग्री। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, पृथ्वी ऐसे में भी है और ऐसे में भी, क्योंकि मैंने बोला अंडाकार है तो पृथ्वी गोल नहीं है, तो इसके रेडियस अलग अलग होंगे। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी है, याद रखेंगे, 12,756 किलोमीटर, यानी 12,756 किलोमीटर है। इसको क्या कहते हैं, इसको लिखेंगे इक्वेटर डायमीटर, यानी भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखीय व्यास अगर पूछा जाए पेपर में तो ये है, और जो है अगर ध्रुवीय व्यास यानी पोलर डायमीटर पूछा गया तो ये 12,714, ठीक है। अब इससे जो ये है तो हम जो है पृथ्वी का क्या निकाल सकते हैं, एक तो इसके सापेक्ष हम जो है पृथ्वी का सरकमफेरेंस यानी इसकी परिधि निकाल सकते हैं, और एक बार इसको जो है त्रिज्या मानते हुए इसका हम परिधि निकाल सकते हैं। समझ में आया इतना? तो चलो 2-4 चीजें याद रखो। 2-4 चीजें क्या याद रखोगे, ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, परिधि यानी सरकमफेरेंस, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है, यानी ध्रुव, जो मैंने बोला ना पोलर डायमीटर से लेंगे, पोलर रेडियस लेंगे, पोलर रेडियस से कितने आता है वो आता है 40,008 किलोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,008 किलोमीटर। और उसी प्रकार भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखीय परिधि, यानी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन के सापेक्ष अगर जो है इसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस निकालेंगे तो कितनी आती है, वो आती है 40,075 किलोमीटर। समझ में आया इतना? अरे आया समझ में, ठीक है। अब क्या है, पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का जो पार्ट है, पृथ्वी के पार्ट पे जो है वो जो 70% जो 71% क्या जो है पानी पाया जाता है, और जिस कारण क्या होता है 70 इसके जो है मैक्सिमम पार्ट पे जो है वो क्या पाया जाता है, वो पानी पाया जाता है पृथ्वी के, और जिस कारण जो है ये अंतरिक्ष में क्या नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। इतना समझ में आया? तो चलो अब पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि हर ग्रह क्या करता है, हर ग्रह जो है, हर ग्रह की 2 गतियां होती हैं। वो 2 गतियां कौन कौन सी होती हैं, हर ग्रह की 2 गतियां होती हैं। नंबर 1, हर ग्रह जो है वो क्या करता है, हर ग्रह परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन,
यानी चक्का लगाता है। और नंबर 2 रोटेशन, रोटेशन या घूर्णन गति या परिभ्रमण भी कहते हैं इसे। तो हर ग्रह क्या करता है, 2 प्रकार की गति करता है, एक परिक्रमण करता है, एक परिभ्रमण यानी घूर्णन गति करता है। और परिक्रमण क्या बोला मैंने, परिक्रमण एक किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना। जिस प्रकार हम मंदिर की क्या करते हैं, हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, एक फिक्स ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिक्रमा। ठीक है। और अपने अक्ष पर घूमना, जिस प्रकार लट्टू जो है अपने अक्ष पर घूमता है उसको कहते हैं रोटेशन करना। ठीक है। जिस प्रकार मैं घूम रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है वो रोटेशन कर रहा हूं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में मंदिर के चक्कर लगा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है रिवॉल्यूशन कर रहा हूं, यानी क्या कर रहा हूं, परिक्रमण कर रहा हूं। ठीक है। तो पृथ्वी भी क्या करती है, इन दोनों प्रकार की गति करती है। अब वो किस प्रकार से करती है वो देखो। अब जो है माना ये क्या है, ये हमारा ये सन है और जो है ये पृथ्वी क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है। जिसके चारों ओर चक्कर लगा, ये कुछ स्थितियां हैं, कहाँ कहाँ पहुंचा है ये पृथ्वी। ये क्या है, ये अर्थ है यानी पृथ्वी है। तो पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी कौन सी दिशा में लगाती है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी हमेशा वो लगाती है, वो वेस्ट से ईस्ट की दिशा में लगाती है, यानी इस प्रकार से लगाती है, इस प्रकार से लगाती है। समझ में, वो वेस्ट से पृथ्वी कहां से कहां घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर वो सूरज का चक्कर लगाती है। ठीक है। तो जब ये चक्कर लगाती है, क्यों ये एक जो चक्कर लगाती है इसको क्या कहते थे, जिस रास्ते पे ये चक्कर लगा रही है, यानी जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहे उसको कहा जाता है, इस ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भूकक्षा। भूकक्षा यानी पृथ्वी की कक्षा यानी अर्थ ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, भूकक्षा यानी अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। जिस ऑर्बिट में पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है उसको क्या कहा जाता है, अर्थ ऑर्बिट होता है। माना जो है अर्थ ने यहां से शुरू किया, ये यहां से शुरू किया और यहां से घूमते 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 यहां तक जब पहुंचता है तो इसे क्या कहा जाता है, एक चक्कर। यानी एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम लगता है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। कितना लगता है, इतना याद है 300 या रफली तुम 6 घंटे भी याद रख सकते हो। 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट, इसलिए एक साल, यानी ये पूरी पृथ्वी जब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है तो एक साल होता है, यानी एक वन ईयर में कितना है, इसलिए 365 दिन होता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने में कंप्लीट करे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अब ये हम तो बोलते हैं कि साल जो है 365 का होता है, पर ये 5 घंटे 48 मिनट कहाँ जाता है। अब तुम देखते हो कि कभी जो है फरवरी जो है वो 28 जाती है, कभी फरवरी जो है 29 जाती है। अब फरवरी कभी 28 कभी 29 जाती है, तो क्यों जाती है फरवरी 28, ये 5 जो एक्स्ट्रा जो 5 घंटे 48 मिनट लगभग 6 घंटे जो होता है, उसके कारण जो है पृथ्वी जो फरवरी है वो कभी 28 जाती है, कभी 29 जाती है। अब 29 क्या जाती है, हर 4 साल में जो है, अभी 6 घंटा एक दिन एक साल का बच गया, अगले साल का भी 6 घंटा बच जाएगा, एक साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा चल रही है पृथ्वी, 365 दिन का एक साल और 6 घंटा एक्स्ट्रा चल रही है, तो 6 घंटा अगले साल भी 6 घंटा, तीसरे साल में भी 6 घंटा, चौथे साल में टोटल कितना है 24 घंटा। और एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। इसलिए जो है 4 साल में क्या होता है, हर 4 साल में क्या होता है, वो एक बार क्या होता है, वो फरवरी जो है 29 में जाता है। लास्ट बार कब गया था, 2020 में जो है वो फरवरी 29 में गया। अब जो है 2024 में जो है वो फरवरी क्या जाएगा, वो 29 जाता है। इसे लीप ईयर कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब आगे देखो, ये देखा कितने घंटे में क्या। अब जो है पृथ्वी की जो है कुछ स्थितियां हैं, कभी पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक आती है, कभी पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है। जो नजदीक जो होती है, जो मिनिमम दूरी होती है, वो मिनिमम दूरी जब पृथ्वी के नजदीक होती है, इनकी मिनिमम दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितने होते हैं, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब दूर होती है तो ये दूरी हो जाती है 15.21 करोड़
किलोमीटर। कितने हो जाता है? अब इन दोनों का एवरेज निकाल कर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है, जो एवरेज क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की? वो होती है 15 करोड़ किलोमीटर। इतना समझ में आया? ठीक है, ये क्या है, मध्यमान दूरी होगी कितने से कितने तक। ठीक है, जब नजदीक होती है तो पृथ्वी कब नजदीक होती है, कब दूर होती है। अब जो है पृथ्वी कब नजदीक होती है, पृथ्वी जब नजदीक होती है उस, मैं दूसरे में लिखा, इसमें दिखाई नहीं देगा, मैंने क्या बोला, ये पृथ्वी की कक्षा हो गई, ये हमारा सन हो गया, ये सन हो गया, और ये पृथ्वी की कक्षा होगी, ये पृथ्वी होगी। कभी पृथ्वी दूर है, कभी नजदीक है। ठीक है, अब जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूर कब होती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूर कब होती है, मैंने क्या बोला, ये मैक्सिमम दूरी है और ये क्या है, ये मिनिमम दूरी है। जब जो है सूर्य से पृथ्वी जो है वो मिनिमम दूरी पे होती है, या मिनिमम, मैंने पहले जो है वो अर्थ के संदर्भ में जो है चंद्रमा के बारे में बता चुका हूँ मैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप जो है वीडियो को देखा है। ठीक है, जो सन के जब नजदीक होती है पृथ्वी तो इसको कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। सौर का मतलब यहाँ क्या है, सूर्य, उप का मतलब नजदीक। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन क्या कहा जाता है? पेरीहीलियन। हीलियन का अर्थ सूर्य और पेरी का नजदीक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जब दूर होती है तो दूर होती है, जब सूर्य से दूर होती है पृथ्वी की स्थिति तो उसको कहा जाता है अपसौर। अप का मतलब ऊपर यानी दूर, और सौर का मतलब सूरज, अपसौर। ये जो है, या इसको कहा जाता है एपीहीलियन। ये कहा जाता है एपीहीलियन कहा जाता है, समझ में? ठीक है, और जिस प्रकार हमने जो चंद्रमा के संदर्भ में पढ़ा था, चंद्र का मतलब पेरिजी और एपीजी पढ़ा था, वहां जी क्या दिखा रहा है? जी जो है पृथ्वी की स्थिति को दिखा रहा था। यहाँ हीलियन जो है, अपसौर जो है वो किसकी स्थिति को दिखा रहा है? वो सूर्य की स्थिति को दिखा रहा है। अब जो है ये उपसौर कब होता है? ये उपसौर होता है, ये होता है 3 जनवरी को। ये 3 जनवरी को होता है, और जो अपसौर की स्थिति बनती है वो हमेशा 4 जुलाई को बनती है। समझ में? 4 जुलाई को बनती है। तो जो है पेपर में आता है कई बार कि जो अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो है तुम देख रहे हो कि सन जो है, सन गया पृथ्वी की स्थिति में कुछ चेंज आ रही है। ये स्थिति कभी यहाँ पहुंचती है, कभी यहाँ पहुंचती है, कभी यहाँ पहुंचती है, कभी यहाँ पहुंचती है। अब जो है इसके बारे में कि मौसम किस प्रकार से चेंज होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं पृथ्वी को बनाता हूं। ये अर्थ है, क्या है, यानी ये अर्थ है, इतना मान लो ये अर्थ है, और ये क्या है, ये हमारा, ये सन है। ध्यान से देखो, ये अर्थ है और ये सन है। अब जो है मैंने जैसे बताया कि अर्थ पे क्या है, अर्थ पे कुछ काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा किस प्रकार है? ये है 0 डिग्री, ये 23 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाए कर्क रेखा। ध्यान से देखो, कर्क रेखा। और इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। और इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब जब सूर्य की 4 स्थितियां बनती हैं, और वो 4 स्थितियां, सूरज है वो क्या है, एक पहले हम याद रखेंगे, पहला जो है, पहला कंडीशन जो है वो पहला कंडीशन है 21 मार्च एंड 23, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, 21 मार्च और 23 सितंबर, इतना याद रखें। 21 मार्च और 23 सितंबर को एक स्थिति बनती है। क्या बनती है? सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो प्रकाश है वो क्या है? सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है? भूमध्य रेखा, यानी इस एरिया में जो 0 डिग्री के आसपास के एरिया में वो लंबवत यानी वर्टिकल चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है?
जो सूर्य है, सूर्य की जो प्रकाश है वो जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास जो है वो लंबवत यानी वो वर्टिकल चमकता है। और जिस कारण क्या होता है, अब यहाँ पर लंबवत चमकता है तो इस एरिया का क्या हो जाएगा, इस एरिया का वो तापमान बढ़ जाता है। अब जो है तापमान बढ़ने के बाद क्या होता है, तापमान बढ़ने पर जो है वो जल में जो है वो वाष्प में यानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे वाष्पीकरण या इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होता है। जिस कारण क्या है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो जिस कारण तो क्या बादल ज्यादा बनेंगे। अब बादल ज्यादा बनेंगे तो बारिश ज्यादा आती है। तो इस एरिया में हमेशा जो है शाम के टाइम क्या होती है, बारिश होती है। और जो शाम के टाइम जो बारिश होती है उस बारिश को क्या कहा जाता है, शाम के टाइम जो इस एरिया में बारिश होती है, कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, इस टाइम पे जो है, ध्यान से सुनेंगे, इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जो है सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो इक्वेटर रेखा है उसके आसपास क्या है वो लंबवत चमकता है यानी वर्टिकल चमकता है। और जिसके कारण क्या होता है, इस एरिया का क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। अब जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो है जो पानी है वो जो है वाष्प, उसका वाष्प बनना ज्यादा वाष्प बनेगा। अब ज्यादा वाष्प बनेगा तो क्या होता है, बादल ज्यादा बनेंगे। अब बादल ज्यादा बनेंगे तो क्या है, उस एरिया में बारिश ज्यादा होगी। तो जो यहाँ पे हर शाम को क्या होती है, हर शाम को जो है वो बारिश होती है, हर शाम को बारिश होती है। उस बारिश को क्या कहते हैं, उस बारिश को यहाँ पे कह जाते हैं 4 o'clock रेन। याद रखेंगे, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। 4 o'clock रेन कहते हैं, जो हर शाम को बारिश होती है उस बारिश को कहते हैं 4 o'clock रेन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पे जो है वो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसी एरिया को अगर आप जो है मैप में देखेंगे या एटलस में अगर देखेंगे तो इसी एरिया में जो है वो जो है कांगो बेसिन पड़ता है, जहाँ पे जो है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अमेजन बेसिन इसी एरिया में पड़ता है, जो ये वाला एरिया है, ये 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया, इसी एरिया में जो है वो अमेजन फॉरेस्ट होता है, जो जिसे जो है वो क्या पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन बेसिन को। कांगो बेसिन इसी एरिया में पड़ता है। तो बारिश होने के कारण यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब जो है 21 मार्च के बाद क्या होता है, 21 मार्च के बाद जो है, ध्यान से देखेंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब 21 मार्च के बाद क्या होता है, 21 मार्च के बाद जो है, अब ये स्थिति दोनों मैंने एक स्थिति बता दी थी 21 मार्च। अब 21 मार्च बोलो, 21 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य जो है वो उत्तरायण यानी उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। क्या करता है, उत्तरायण होना शुरू होता है। सूरज क्या है ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर चलना शुरू हो जाता है, धीरे 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 ऊपर चलना शुरू हो जाता है ऊपर की ओर। और जो है एक स्थिति कब आती है, एक स्थिति आती है, अब ये याद रखेंगे, एक स्थिति आती है 21 जून, याद रखेंगे 21 जून। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो है सूर्य अभी जो है 21 मार्च को तो यहाँ पे चमक रहा है। अब जो 21 मार्च के बाद धीरे 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 ऊपर, और 21 जून को जो है सूरज यहाँ पे पहुंच जाता है। 21 जून को सूर्य क्या करता है, सूर्य का प्रकाश 21 जून को यहाँ जो है, अब जो है 21 जून को यहाँ जो है लंबवत पड़ना शुरू हो जाए। कौन सी रेखा पे, कर्क रेखा पर जो है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है वो लंबवत पड़ना शुरू हो जाता है। कब, 21 जून को। 21 मार्च के बाद ऊपर चलना शुरू होगा, ठीक, 21 जून में जो है ऊपर पहुंच गया कर्क रेखा, और इस पर जो है लंबवत चमकना शुरू हो जाता है। जिस कारण क्या होता है, इस एरिया का तापमान बढ़ जाता है। अब इस एरिया का तापमान बढ़ जाता है तो हमारा जो क्या है, हमारा जो देखते होंगे तुम, हमारे उधर जो गर्मी आती है वो गर्मी कब आती है, वो जून के महीने में जो पीक पे गर्मी होती है। यानी सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, 21 जून का दिन। 21 जून का दिन हमारे वहाँ सबसे सूर्य सबसे ज्यादा समय तक चमकता है। यानी जो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दिन कौन सा है, सबसे बड़ा दिन यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो सबसे बड़ा दिन है वो कौन है, मैं अभी लिख दूंगा इसे थोड़ी देर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, वो होगा 21 जून। इतना समझ में है। अब 21 जून के बाद क्या होता है, 21 जून के बाद जो है सूर्य जो है वो नीचे उतरना शुरू हो जाता है। सूर्य जो है नीचे उतरना शुरू हो जाता है और 23 सितंबर को फिर यहाँ पे पहुंच जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 23 सितंबर को यहाँ पहुंच जाता है, और 23 सितंबर के बाद फिर जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलना शुरू हो जाता है सूर्य, और जो है यहाँ पहुंच जाता है। और 22 दिसंबर तक जो है सूर्य जो है 22 दिसंबर तक जो है मकर रेखा पर पहुंच जाता है, और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा चमकता है, जो ज्यादा देर तक चमकेगा। यानी साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी लिखते हैं,
ध्यान से देखो, पहली वाली स्थिति क्या बताया मैंने, पहले बताया मैंने 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर वाली स्थिति बताई थी मैंने। इस दिन क्या होता है, इस दिन मैंने बोला था जो है भूमध्य रेखा पर जो है वो क्या होता है, कुछ हम सेलेक्टिव चीजें लिखेंगे, बाकी आप जो है लिखते रहो। जो है इस दिन क्या होता है, भूमध्य रेखा पर मैंने क्या कहा था, वो लंबवत चमकता है। अब भूमध्य पर रेखा पर जब लंबवत चमकता है तो क्या होता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकते के कारण क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वहां पर क्या होता है, वाष्पग्रहण ज्यादा होता है। वाष्पग्रहण ज्यादा होने के कारण क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है, और उस बारिश को क्या कहा जाता है, फोरोक्लोक रेन कहा जाता है उस एरिया। इसलिए उस एरिया के जो है वो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, उसमें जो है कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन सारे उसी में पड़ते हैं। तो इस एरिया को जब जो है क्या होता है, उसी टाइम जो है जब इक्वेटर पे जो है क्या करता है, इक्वेटर पे क्या करता है, जब चमकता है सूर्य, तो जो है वो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान से देखेंगे जब यहाँ पे सूर्य चमकता है, सूर्य जब यहाँ पे चमकता है लंबवत, तो क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ तिरछा जाता है, यहाँ पे तिरछा जाता है, उतना प्रकाश ऊपर पहुंचता है, उतना प्रकाश नीचे आता है। तो क्या होता है, दिन और रात की जो है वो लंबाई क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी उत्तरी गोलार्ध लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध व उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन रात बराबर, दिन रात बराबर होती है, दिन रात बराबर होती है, दिन रात बराबर होती है। तो इस कंडीशन को क्या आ जाता है, इस कंडीशन को, इसलिए इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है, दिन और रात की जो है वो लंबाई बराबर होना इक्विनॉक्स कहलाता है। यानी हिंदी में इसे क्या जाता है, विषुव, याद रखेंगे, विषुव इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स क्या है, दिन और रात की लंबाई बराबर होना क्या कहलाता है, इक्विनॉक्स कहलाता है। समझे। अब 21 मार्च वाली स्थिति को क्या, 21 मार्च जो स्थिति बनती है, 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, 21 मार्च को कहा जाता है, 21 मार्च के बाद बसंत, यानी इसे कहा जाता है बसंत विषुव, बसंत विषुव कहा जाता है, यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और जो है वो 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, 23 सितंबर वाली स्थिति को कहा जाता है, इसको कहा जाता है शरद विषुव, यानी एंटुमन इक्विनॉक्स। समझ में आया, क्या एंटुमन इक्विनॉक्स कहा जाता है, एंटुमन इक्विनॉक्स कहा जाता है। इतना समझ में आया। अब जो है लिख लिया इतना, तो चलो आगे देखो। अब जो है 21 जून, अब 21 जून क्या बताया था मैंने, 21 जून को जो है सूर्य जो है वो क्या होता है, 21 मार्च के बाद जो उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में चलना शुरू हो जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में चलने के कारण क्या होता है, 21 जून तक वो जो है कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, और कर्क रेखा पर क्या करता है, यानी ट्रॉपिक और कैंसर पर लंबवत यानी वर्टिकल चमकता है, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है, वो दिन बड़े हो जाते हैं। 21 जून जब क्या लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन। नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। ठीक है, हमारे उधर का सबसे बड़ा दिन है 21 जून, क्योंकि जो है सूर्य जो है लंबवत चमकेगा, तो सूर्य क्या होगा, वो देर तक चमकेगा, इस कारण जो है क्या हो जाएगा, दिन बड़ा। अब दिन बड़ा हो गया तो सबसे छोटी रात क्या हो गई, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटी रात। अब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 21 जून, याद रखेंगे। समझ में आया इतना, ठीक है। अब जो है कर्क रेखा पर चमकता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कर्क, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को क्या जाता है, समर सोलिस्टिक यानी ग्रीष्म
अपयान, ग्रीष्म अपयान कहा जाता है। ठीक है, 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं, पेपर में आ सकता है कि भाई जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं उस स्थिति क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को समर सोलिस्टिक यानी ग्रीष्म अपयान कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटी रात 21 जून। अब जो है जब उत्तरी गोलार्ध का जो है सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में उसका प्रकाश कम जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात क्या हो जाएगी, इसका उल्टा सबसे बड़ी रात 21 जून हो जाएगी और सबसे छोटा दिन 21 जून हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक और लास्ट बचा हमारे पास, वो बचा 22 दिसंबर। क्या बचा, 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को क्या बोला मैंने, 21 जून। अब 21 जून हो गया था, 21 जून के बाद जो है सूर्य नीचे उतरना शुरू करता है। 23 सितंबर पे कहाँ पे पहुंच गया सूर्य, 23 सितंबर पे जो है वो इक्वेटर पे था, और 23 सितंबर के बाद जो है वो दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में चलना शुरू करता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य पहुंचता है तो 22 दिसंबर तक जो है सूर्य क्या है, मकर रेखा पर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मकर रेखा पर जो है वर्टिकल चमकता है। अब वर्टिकल चमकता है तो क्या होता है, जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ज्यादा देर तक रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर का यानी दक्षिणी गोलार्ध का, वो हो जाएगा 22 दिसंबर। यानी सूर्य ज्यादा देर तक चमक रहा है तो 22 दिसंबर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। सूर्य ज्यादा देर तक रहेगा तो रात लेट होगी, तो रात की जो है जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। इस स्थिति को क्या कहते हैं, जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, लिखेंगे जब सूर्य, पूरा लिख देता हूं, मकर रेखा पर वर्टिकल यानी लंबवत चमकता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को कहा जाता है विंटर सोलिस्टिक यानी शीत अपयान। याद रखेंगे, पेपर में बहुत बार आ चुका है, जब सूर्य मकर रेखा पर यानी ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो है जब सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उसको जो है विंटर सोलिस्टिक यानी शीत अपयान कहते हैं। समझ में आया इतना। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, हम बोलते हैं हमारे सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात। अब जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर क्यों है, क्योंकि मकर रेखा पर चमक रहा है। अब जब मकर रेखा पर जब चमकता है, यहाँ देखेंगे ये हो गया, अब ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया इक्वेटर रेखा। जब यहाँ पर लंबवत चमकता है तो यहाँ सूर्य का जब प्रकाश यहाँ लंबवत चमकता है तो यहाँ जो है तिरछा प्रकाश है, तो ऊपर जो है वो प्रकाश कम पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में कम प्रकाश पहुंचेगा तो दिन छोटा हो जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, यहाँ पे लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, वो याद रखेंगे 22 दिसंबर। क्या है, 22 दिसंबर, और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर है। तो ये पेपर में बहुत बार जो है पूछा जाता है, आप जो है इसको देखें। अगर आपकी समझ में कुछ भी आपको जो है वो डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है वो हम जो है वो ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे, एक ज्वार भाटा क्या होता है, उसके जो है कल उसके क्लास में उसको हम जो है क्लास में पढ़ें। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो है वो क्लास समझ में आई, अच्छी लगी, तो जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो है चलो ठीक है।